हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के मई माह में घटित सप्ताह 3 से संबंधित करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना वैश्विक महामारी से संबंधित विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उम्मीद है आपने उनको नोट किया होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिन की जो थीम थी वो क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ऐसे ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, और उसमें भारत का जो स्थान है वो क्या है? 142वां। लास्ट ईयर यानी 2019 में ये स्थान 140 था, जो 2 स्थान घटकर अब 142 हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में कीटाणु शोधन हेतु किस टावर को विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के बारे में आप जानते ही हैं और हमने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। हाल ही में डीआरडीओ ने अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज पराबैंगनी किरणों कीटाणु शोधन टावर एक विकसित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को ईआरसीपी के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि यहाँ ईआरसीपी का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। तो ये इसका नाम है। इसके अंदर होगा क्या? इट विल लिंक यानी ये जोड़ेगा काली सिंध नदी को, गंभीरी नदी को और पार्वती नदी को। और क्यों जोड़ा जा रहा है? ताकि पेयजल, कृषि एवं उद्योग हेतु जो 13 जिले इनसे संबंधित हैं, इन नदी को लिंक करने के बाद में जो जिले इसमें इंक्लूड होंगे उनको पीने के पानी की सुविधा, कृषि से संबंधित पानी का उपयोग हेतु और उद्योगों के लिए जो भी पानी यूज़ किया जाता है उसमें सहायता इनको मिलेगी। साथ ही जो ग्राउंड वाटर होता है यानी सरफेस वाटर, जो भूमि के अंदर जो वाटर चला जाता है, उसमें भी बढ़ोतरी की इससे संभावना है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज़ में कंप्लीट किया जाएगा, वो भी 7 साल के अंतर्गत। तो इसका टेन्योर जो है वो क्या हो जाएगा? 2017 से 2023 तक। 2017 से 2023 यानी 7 साल के अंदर 3 फेज़ में से कंप्लीट किया जाने का टारगेट है। जो फर्स्ट फेज़ है इसका 2017 से 2021 तक है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो ईआरसीपी का जो फर्स्ट फेज़ है वो कब से कब तक है? 2017 से 2021 तक। और 7 साल का टेन्योर कब से कब तक होगा? 2017 से 2023। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2020 भारत के कितने फोटो पत्रकारों को जम्मू कश्मीर में सराहनीय काम करने हेतु दिया गया? तो हाल ही में ये कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया है 3 लोगों को। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जब 370 आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, तब उस समय चन्नी आनंद, मुख्तार खान, डार यासीन को पत्रकारिता यानी फ़ोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है उनके सराहनीय काम के लिए। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं इनका नाम क्या क्या था 3 लोगों का? चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डॉर यासीन। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? तो हाल ही में किसे नामित किया गया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में? वो हैं मनीषा सिंह। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मनीषा सिंह। आज का सेगमेंट हम शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के जरिए दूसरे राज्यों से आ रहे श्रमिकों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ने के लिए काम होगा। यह किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये विभाग है आपका श्रम विभाग। अब इस श्रम विभाग के अंतर्गत जो भी श्रमिक हैं जो कि बाहरी राज्यों से इस लॉकडाउन के चलते वापस अपने गृह प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उनको रोजगार देने हेतु और उनके रिलेटेड स्किल से या फिर वो जिस भी उद्योग में काम करते हैं वहाँ उनको उद्योगों से जोड़ने के लिए
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने ये स्टेप लिया है। साथ ही ये जो संकल्प लिया गया था ये किस वेबिनार में लिया गया था, तो ये लिया गया था हाल ही में कॉन्फेडरेशन यानी CII ने एक वेबिनार आयोजित किया था, जो कि है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान। इन्होंने इस वेबिनार के अंदर यह डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर हम CII की बात करते हैं तो CII जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान है, इसका हिस्ट्री जो है बहुत पुराना है। हम इसे देखते हैं तो यहाँ आप पाएंगे कि 1895 के अंदर 5 इंजीनियरिंग फर्म्स जो थी उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम क्या था, इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन। बाद में 1912 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, EITA का नाम यानी इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, IEA। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन। 1942 यानी 30 साल बाद इसके अंदर वापस चेंज किया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, EAI यानी इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्वाधीनता के बाद में यानी इंडिपेंडेंस डे के बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर क्या किया गया, IEA और EAI इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, AIEI यानी ये क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही अगेन इसका नाम चेंज किया गया 1986 में और इसे क्या कर दिया गया, इसे कर दिया गया CEI। AIEI से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, CEI। और CEI का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। फिर 1991 के अंदर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा रहे थे बड़े लार्ज स्केल के ऊपर, तब 1 जनवरी 1992 को यानी कि 1 जनवरी 1992 को CEI कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं कि CII का मूल क्या था और वर्तमान में इसे हम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में CII और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB, CII और TDB ने वर्तमान में एक वेबिनार आयोजित किया था और उसमें उन्होंने इस सम्मेलन का नाम जो दिया वो क्या नाम दिया था, रीस्टार्ट। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हाल ही में CII प्लस TDB यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था, एक सम्मेलन हुआ था इनका और उसका नाम इन्होंने क्या दिया था, रीस्टार्ट। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वर्तमान में जो श्रम विभाग है वो किनके पास में है, वो है टीकाराम जूली जी के पास में, तो आप इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और CII से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य में कितने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर स्टाफ के चयन तक के विभिन्न कार्य ऑनलाइन होंगे? तो हाल ही में कितने स्कूलों के अंदर ये होगा, तो ये होगा 167 यानी 167 स्कूलों के अंदर अंग्रेजी माध्यम को इंक्लूड किया जाएगा और इसमें विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर स्टाफ के चयन तक के विभिन्न कार्य किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है ये सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। इसका जो इनिशिएटिव है वो कब लिया गया था, ये लिया गया था 1 जुलाई 2019 को। और क्यों लिया गया था और किस अवसर पर लिया गया था, तो ये लिया गया था महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म शताब्दी 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर। तो जो डायरेक्टर एजुकेशन बीकानेर है, जो डायरेक्टरेट है एजुकेशन बीकानेर के द्वारा उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाएंगे हर जिला मुख्यालय पर। तो पहले जो जिला मुख्यालय थे,
जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया उन जिलों की संख्या कितनी थी? 33। लेकिन अब इसे आगे और बढ़ाया जा रहा है और अब ये ब्लॉक लेवल पर लाया जा रहा है। तो ब्लॉक वैसे होता क्या है, ये एक सब डिवीज़न होता है डिस्ट्रिक्ट का, ताकि रूरल डेवलपमेंट जो है उसको प्रोत्साहित किया जा सके। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ब्लॉक मुख्यालय पर अब कितने 167 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे और इसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, यानी विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर स्टाफ के चयन तक के वो सारे कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। और ये जितने भी स्कूल हैं इनका जो नाम रखा जाता है वो महात्मा गांधी के नाम से शुरू किया जाता है या फिर स्कूल के नाम के बीच में इसको रखा जाता है। तो जैसे आप ये कह सकते हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका बाड़मेर एट्सेट्रा, ऐसे करके। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने वेब पोर्टल गरुड़ लॉन्च किया है। ये पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये पोर्टल बनाया गया है विक्रम सिंह जी के द्वारा। अब ये विक्रम सिंह जी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जोधपुर से। हाल ही में नोट में आप देखिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में सीनियर सिस्टम एनालिटिक जोधपुर के विक्रम ने ये उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने ड्रोन संचालन की अनुमति व कार्गो फ्लाइट्स का मैनेजमेंट इस पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो लाइफलाइन उड़ान पोर्टल है ये भी किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? ये डिज़ाइन किया गया है विक्रम सिंह के द्वारा। और इन्होंने ये केवल 2 दिन में बनाया है, जबकि ये गरुड़ वेब पोर्टल जो है ये इन्होंने 8 दिन के अंदर बनाया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा बनाया गया है? विक्रम सिंह के द्वारा बनाया गया है। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जोधपुर भोपालगढ़ से बिलोंग करते हैं। हाल ही में जयपुर पेयजल योजना फेज़ 2 में किस नगर तक बीसलपुर का पानी पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है? तो हाल ही में एक शुरू किया गया है, कहाँ पर? पृथ्वीराज नगर के अंदर। तो पृथ्वीराज नगर में बीसलपुर का पानी पहुंचाया जाएगा और इसके थ्रू जो 2.5 लाख आबादी वहाँ रहती है उनको पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 2022 तक 170 MLD अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जो कुल लागत आ रही है वो कितनी आ रही है? 296 करोड़ रुपए। अब यहाँ जो बीसलपुर है वो किन किन जिलों को पानी पेयजल की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराता है? तो वो है अजमेर, जयपुर और टोंक। बीसलपुर जो डैम है वो कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य खरीद का लाभ मिल सके, इसके लिए जिन केंद्रों पर पंजीयन सीमा को पूरी हो रही है, ऐसे केंद्रों का पंजीकरण क्षमता को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? तो हाल ही में सरसों और चना, इन किसानों के जो उपज थी, ऐसे किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद का जो लाभ इनको मिल सके, तो जहाँ रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो रही थी, तो उसको और बढ़ा दिया गया है। और ये कितना बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है 10%। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब ये कहाँ और कैसे कैसे किया गया है? तो नोट में देखिए, बुधवार को 59 केंद्रों पर 10% पंजीयन सीमा बढ़ाई गई है। इन केंद्रों पर किसान 14 मई से पंजीयन करा सकते हैं। साथ ही इस प्रकार अब तक 208 केंद्रों पर 10% पंजीयन सीमा में वृद्धि की है। तो इससे कितने किसानों को लाभ मिला है? तो 15,000 किसानों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है तो उनको समर्थन मूल्य जो होगा वो नहीं मिल पाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो किसान इस पंजीयन सीमा जो लिमिट थी उसमें अगर छूट गए थे तो उन्हें भी अब इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में ई रिफ्रेशर कोर्स किस खेल के रेफरियों के लिए शुरू किया गया है? तो हाल ही में किसके लिए शुरू किया गया है? हैंडबॉल के रेफरियों के लिए। भारतीय हैंडबॉल के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए तथा NIS डिप्लोमाधारी सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले राजस्थान निवासी पुरुष व महिला खिलाड़ी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है वो इसमें भाग ले सकते हैं। और जूम ऐप वीडियो के ज़रिए ये 5 दिवसीय क्लास आयोजित की जाएगी। तो हाल ही में ई रिफ्रेशर कोर्स, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ई रिफ्रेशर कोर्स जो है वो किस खेल के रेफरी के लिए शुरू किया गया है? तो वो है हैंडबॉल। हाल ही में किस फिल्म को पणजी फिल्म फेस्टिवल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सी फिल्म है?
जयपुर एक्टिविस्ट। हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा करी थी कि इसे क्लाइमेट चेंज मेकर फेस्ट में फाइनलिस्ट रखा गया है और साथ ही इस फिल्म ने यूके में हुए लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क सैंक्शंस में भी चयनित किया गया था। और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? ईशान हर्ष, यानी कि जो फिल्म मेकर है उनका नाम क्या है? ईशान हर्ष। इसी के साथ में हम एक और फिल्म की बात करेंगे जो कि है चिड़ी बल्ला। आप इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। इसे अभी वर्तमान में दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण के तहत बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड मिला है। किसका? बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड किसे मिला है? चिड़ी बल्ला को। और इसके जो फिल्म मेकर हैं यानी कि जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? राधेश्याम पीपलवाला। इनका क्या नाम है? राधेश्याम पीपलवाला। इसके साथ ही इस मूवी को यहाँ पर दुनिया भर में 40 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे 40 से ज़्यादा दुनिया भर में अवार्ड मिल चुके हैं और दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण के तहत इसे बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड मिला है। इसकी सूचना मेल के द्वारा इन्हें राधेश्याम पीपलवाला जी को दी गई थी इस दादा साहेब फिल्म फ्रेटर्निटी द्वारा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। दोनों ही मूवी का नाम ध्यान रखना है, जयपुर एक्टिविस्ट और चिड़ी बल्ला। जयपुर एक्टिविस्ट तो है ईशान हर्ष की और चिड़ी बल्ला जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? राधेश्याम पीपलवाला के द्वारा। हाल ही में देश का पहला वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री सिस्टम कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा आईआईटी कानपुर में। अब इसके द्वारा होगा क्या? यहाँ पर नोट में देखिए, इससे आकाशगंगा, तारों और अन्य ग्रहों की चाल पर नज़र रखी जाएगी। कानपुर के बाद इसे गुजरात और असम में भी स्थापित किया जाएगा। इसमें हम एक ही देशांतर दिशा में होने से कई लाभ मिलेंगे। और इसके ज़रिए होगा क्या? जैसे धरती की रफ्तार जो है वो हाल ही में ये रिसर्च की गई थी कि धरती की रफ्तार जो है वो 37 सेकंड कम हो गई है। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है इसके ज़रिए। साथ ही इसमें एक बड़ा एंटीना सिस्टम होता है जो कि हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर से आती रेडियो व अन्य तरंगों को पकड़ लेता है। इस एंटीना का निर्माण जो है वो स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसे ARC, ECIL और NFL द्वारा बनाया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ARC, ECIL और NFL का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा या इन संस्थाओं का पूरा नाम क्या है। VLBIS जो सिस्टम है वो प्राकृतिक आपदाओं की हमें जानकारी प्रोवाइड करेगा। इसे नेशनल जियोडेसी प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसमें स्थापित होगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ये जो एंटीना सिस्टम है ये और किन किन देशों के पास में है? तो ये कुछ ही देशों के पास में है, जैसे USA, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और साथ में चाइना। तो इन देशों के पास में ही ये वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री सिस्टम है। USA के पास में तकरीबन 10 ऐसे सिस्टम है। जापान के पास में भी USA में 40 ऐसे सिस्टम हैं, जापान के अंदर 10, चीन में 5 है और भारत भी अब धीरे धीरे इसमें वर्क कर रहा है और ये चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो जाएगा जिनके पास में ये सिस्टम अवेलेबल होगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में ICMR ने किस फर्म की कोरोना जांच किट को मान्यता दी है? तो हाल ही में ICMR ने बंगाल की GCC बायोटेक को ये मान्यता दी है, GCC बायोटेक। और साथ ही इसे 500 रुपये में इसकी जो लागत होगी वो क्या होगी? 500 रुपये होगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अभी वर्तमान में देश में जो अधिकतम फीस ली जा रही है कोरोना की जांच के लिए वो कितनी है? 4500 रुपये। GCC बायोटेक के जो प्रबंधक और निदेशक जो हैं उनका नाम क्या है? R मजुमदार। साथ ही वर्तमान में जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम आप जानते ही हैं, ममता बनर्जी। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़ जी वहाँ के गवर्नर है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है?
ये सानिया मिर्जा जी के द्वारा जीता गया है। तो आप पता लगा सकते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है, ये संबंधित है टेनिस से। भारतीय टेनिस के इतिहास में ये पहला अवार्ड है और जो कि जीता गया है। सानिया मिर्जा को ओशियाना ग्रुप वन के अंदर जो हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया था और इस अवार्ड के लिए नामित होने वाली वह भारत की पहली खिलाड़ी बन गई थी। पूर्व युगल नंबर 1 और कई बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया 2016 के बाद में पहली बार इस वर्ष फेड कप टीम में शामिल हुई थी। साथ ही इस अवार्ड को जीतने के बाद में जो भी पुरस्कार राशि प्राप्त हुई थी उसमें से इन्होंने $2000 की पुरस्कार राशि को तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है, सानिया मिर्जा के द्वारा। कौन सा अवार्ड, फेड कप हर्ट अवार्ड। और इसे दिया किसके द्वारा जाता है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। कौन सी फेडरेशन के द्वारा ये दिया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। हाल ही में किस पैरालंपिक रजत विजेता ने संन्यास की घोषणा की है ताकि वह राष्ट्रीय खेल कोड को मानते हुए पीसीआई का अध्यक्ष पद संभाल सकें। तो हाल ही में ये किसके द्वारा किया गया है, ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, दीपा मलिक के द्वारा। वो राष्ट्रीय खेल कोड को मानते हुए पीसीआई यानी कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष का पद संभालेंगी और उन्होंने अब इस गेम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने, दीपा मलिक ने 2016 में जो रियो डी जेनेरियो के अंदर ओलंपिक हुए थे उसमें शॉट पुट के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में ये पीसीआई का अध्यक्ष पद संभालेंगे। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। रेरा यानी कि RERA का यहाँ क्या आशय है, तो रियल इस्टेट रिकॉर्ड एक्ट, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, रियल इस्टेट रिमोट एक्ट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जनरली हम गलती कर देंगे और हम यहाँ पर आंसर क्या लगा सकते हैं, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। रेरा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ रेरा का मतलब क्या होगा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इससे संबंधित जो एक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम आप ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित जो एक्ट था उसका नाम क्या है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। और ये कब पारित किया गया था, 2016 के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही 1 मई 2016 को इसे अमल में लाया गया और राजस्थान के अंदर जो रियल इस्टेट के रूल्स जो थे वो कब नोटिफाई किए गए, वो किए गए राजस्थान के अंदर कब, 1 मई 2017 को। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर रियल इस्टेट के जो रूल्स थे वो कब नोटिफाई किए गए, प्रेषित किए गए, 1 मई 2017 को। अब इसके रिगार्डिंग जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो इसकी जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, जो भी खरीदार जो होते हैं, जो भी घर खरीदना चाहते हैं या फिर घर खरीद चुके हैं, उनके हितों की रक्षा करना तथा ई स्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना इनका मोटो होता है। इस अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है कि रियल इस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, जो भी इससे रिलेटेड शिकायतें हैं उनको निवारण करना तथा जो भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट वर्क कर रही है यानी कि जो संबंधित सरकार है उनको रियल इस्टेट सेक्टर से संबंधित विकास और प्रमोशन की सिफारिश करना। तो ये सारे इसकी जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में जो चेयरमैन है रेरा के, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो उनका नाम क्या है, श्री निहाल चंद गोयल। इनका क्या नाम है, श्री निहाल चंद गोयल। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सांबर त्रासदी संबंधित है, हाल ही में ये न्यूज़ में था और अभी अगेन वापस
कुछ बर्ड्स की डेथ की वजह से वापस न्यूज़ में आया है। तो यहाँ पर सांबर त्रासदी जो है वो किससे संबंधित है, वो है पक्षियों की बॉटुलिज्म बीमारी से। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सांबर खारे पानी की झील है जो कि कहाँ पर स्थित है, नागौर जिले के पास तो ये स्थित है। और आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये संबंधित किससे है सांबर त्रासदी, वो है पक्षियों की बॉटुलिज्म बीमारी से, जैसे कि पक्षियों की डेथ हो गई थी। काफ़ी संख्या की, हजारों की संख्या के अंदर पक्षियों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। जन्म किट किस कंपनी द्वारा बनाई गई है, तो हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई है, ये बनाई गई है आईएस कंपनी के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा, आईएस कंपनी। और इसकी जो हेड है उनका नाम क्या है, जुबेदा बाई। जुबैदा बाई। इन्होंने इस कंपनी के ज़रिए इस किट को बनाया है। इस किट के द्वारा प्रसव के दौरान ये बहुत हेल्पफुल होती है ये किट, और महिलाओं के लिए एक वरदान की जैसे है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता अक्सर प्राथमिकताओं में शामिल नहीं होती, उस एरिया के लिए ये किट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, आईएस कंपनी के द्वारा। और इसकी जो हेड है वो कौन है, जुबेदा बाई। तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। राज्य में कितनी ग्राम सेवा एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा दिया गया है। गौण मंडी जनरली वह मंडी होती है जो कि प्राथमिकता में नहीं आती है, तो इन्हें गौण मंडियों का दर्जा दिया गया है। तो ये टोटल कितनी है, ये है 592। आपको ध्यान रखना है। अब इसमें 348 समितियों द्वारा कृषि जिंसों का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम के 93 वेयर हाउस को भी गौण मंडी का दर्जा दिया गया है। अब ये वेयर हाउस होते हैं क्या है, ये हम गोदाम जिसे कह सकते हैं, इन गोदामों को भी गौण मंडी का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 157 निजी वेयर हाउस, जो प्राइवेट निजी वेयर हाउस हैं, उनको भी गौण मंडी का दर्जा दिया गया है। उसकी कार्यवाही की जा रही है। और साथ ही 1817 अनुज्ञाधारियों को किसानों से उनकी कृषि उपज की सीधी खरीद के अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। यह किया क्यों जा रहा है, ताकि किसानों को उनके गांव के समीप ही उनकी कृषि उपज के विक्रय की सुविधा मिल सके। तो इसलिए ये जो क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ हैं जो है, उनको गौण मंडी का दर्जा दिया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसके साथ समन्वय कर प्रभावी टिड्डी प्रबंधन पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। तो हाल ही में ये किसके द्वारा दिया गया है, ये निर्देश दिए गए हैं टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा। और इसको जो नाम है वो क्या है, LWO यानी कि लो कॉस्ट, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, लो कॉस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लो कॉस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर। साथ ही वर्तमान में केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने टिड्डी दल को रोकने हेतु यूनाइटेड किंगडम से मशीनें मंगाई हैं, ताकि उनका जो प्रवाह हो रहा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, क्योंकि ये फसलों और जो वनस्पति है उसके लिए बहुत घातक साबित होती है, उन्हें नष्ट कर देती है। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने मशीन मंगाई है यूके से, और इसकी जो सूचना है वो जारी कर दी गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने टिड्डी दल को रोकने हेतु यूके से मशीन मंगाई है, और साथ ही टिड्डी चेतावनी संगठन ने इसके नियंत्रण और प्रबंधन के लिए निर्देश दिए हैं, और इसका नाम क्या है, LWO। मंडल के सभी श्रेणी के आवासों के किस्तों की बकाया ब्याज शास्ती पर कितने फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी। तो हाल ही में यहाँ जो शास्ती होता है, इसका मतलब क्या होता है, पेनल्टी। इसका मतलब क्या होता है, पेनल्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर कितने फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी, तो ये छूट प्रदान की जाएगी 50 से 100%। नोट में देखिए, 1 जनवरी 2001 से आवंटित EWS, LIG व MIG के आवासों पर बकाया किस्त की राशि एक मुश्त जमा कराने पर मंडल द्वारा लगाई गई ब्याज शास्ती पर
100% की छूट प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर छूट किन्हें प्रोवाइड की जा रही है, तो EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, साथ ही LIG जिनकी जो इनकम है वो लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं। इसके बाद में MIG यानी मीडियम इनकम ग्रुप, और कैटेगरी कौन सी है, A कैटेगरी के अंदर, तो इन्हें 100% की छूट प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही MIG B और HIG के आवासों पर, यानी जो MIG B कैटेगरी में आते हैं, यानी जो मीडियम इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं जो कि कैटेगरी B है, और साथ ही हाई इनकम ग्रुप के अंदर जो आते हैं उनको 50% की छूट प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किन किन को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। एक तो EWS, LIG और MIG कैटेगरी A को लिए तो 100% पेनल्टी जो है वो माफ़ की जाएगी, और साथ ही MIG B और HIG के लिए, HIG क्या हो जाएगा यहाँ पे, हायर इनकम ग्रुप वालों को 50% की इसमें छूट प्रदान की जाएगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान की किस फार्मास्यूटिकल कंपनी को शुरू करने की मांग की जा रही है, तो हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को शुरू करने की मांग की जा रही है, तो यह है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसे हम RDPL के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसके बाद में इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन जो हुआ था वो स्टार्ट कब से हुआ था, 1981 के अंदर। 1981 से इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रोडक्शन में टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स जो है उसमें बनाए जाते थे। अभी वर्तमान में 4 साल से ये बंद पड़ी है, और इसकी जो लागत है वो मानी जाती है 300 करोड़ की ये लगभग दवा कंपनी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, यानी कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए, विपक्ष और पक्ष के मंत्रियों ने इसे वापस ओपन करने की मांग रखी है राजस्थान सरकार से, ताकि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसमें जो शेयर है वो कैसा है, 51% तो इसमें सेंट्रल का शेयर है, और जो 49% है वो स्टेट का शेयर है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके द्वारा 6 करोड़ HCQ का, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उत्पादन किया जा सकता है अगर इसको स्टार्ट किया जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को शुरू करने की मांग की जा रही है, तो वो है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। वर्तमान में प्रदेश में 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन किस संभाग में गेहूं की अच्छी पैदावार होने के कारण सरकार द्वारा प्रदेश में गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 18.50 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करने का निर्णय लिया गया था। तो हाल ही में ये किस संभाग में किया जा रहा है, किस संभाग की वजह से किया जा रहा है इसको, तो ये किया जा रहा है कोटा संभाग। कोटा संभाग हुआ ये कि पहले तो जो टारगेट रखा था वो रखा था 17 लाख मैट्रिक टन के गेहूं खरीद का, लेकिन कोटा संभाग में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है, तो इसको देखते हुए इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 18.50 लाख मैट्रिक टन। और कौन सा संभाग है ये, कोटा संभाग। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के किसानों को उनकी उपज की अधिकतम राशि प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जो कि स्वागत योग्य है। और गेहूं उपार्जन के लक्ष्यों में भी वृद्धि के लिए भारतीय खाद्य नियम को गेहूं भंडारण के स्थान की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो गेहूं लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है FCI से, वो उसकी रेट क्या है, 21 रुपये पर केजी, और चावल की रेट क्या है, 22 रुपये पर केजी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सहकारी संस्थाओं की संयुक्त टीम द्वारा खाद्य सामग्री का घर घर वितरण कर रही है। किस जिले से मोबाइल वैन के जरिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी, तो ये भीलवाड़ा जिले के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि सहकारी संस्थाओं द्वारा खाद्य सामग्री का घर घर वितरण किया जा रहा था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में कृषि विपणन विभाग ने वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से पंजीकृत निजी भंडार गृहों को उप मंडी प्रांगण का दर्जा प्रदान किया है? तो इसमें जो रजिस्टर्ड निजी भंडार गृह हैं, यानी कि प्राइवेट वेयर हाउस जो हैं, उनको उप मंडी प्रांगण का दर्जा प्रदान किया है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये।
यह किसके द्वारा किया गया है? कृषि विपणन विभाग द्वारा। और विपणन का मतलब यहाँ पे होता है मार्केटिंग, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट द्वारा वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से पंजीकृत निजी भंडारगृह को उप मंडी प्रांगण का दर्जा किया गया है। तो ये दिया गया है राजस्थान राज्य के अंदर। इससे होगा क्या, जो किसानों को जो अपनी उपज है उसके विक्रय हेतु वैकल्पिक बाजार उपलब्ध इसके ज़रिए होंगे, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इसमें किसानों को कृषि उपज बेचने का गुणवत्ता आधारित विकल्प उपलब्ध होगा। साथ ही बैंकों से ऋण प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य हासिल करने की सुविधा मिल सकेगी। ऐसा करने वाला ये राजस्थान देश का पहला राज्य है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत खेत में तलाई बनाने पर सहायता राशि 63,000 रुपये तथा 90,000 रुपये पक्की तलाई पर दी जाएगी? तो 63,000 रुपये तो कच्ची तलाई पर और 90,000 रुपये पक्की तलाई पर दिए जाएंगे। तो ये किस योजना के अंतर्गत होगा? तो ये होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये होगा। प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है वो कब लागू की गई थी? वो लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2015 के अंदर, यानी 1 जुलाई 2015 को ये लागू की गई थी। इसके अलावा इसका जो एम था वो क्या था? हर खेत को पानी, मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप, ये इसका मोटो था। उत्पादन क्षमता को बढ़ावा तथा स्रोतों को बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए ये जो योजना है वो लाई गई थी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई कच्ची तलाई बनाता है तो उसे 63,000 रुपये मिलेंगे, और साथ ही अगर पक्की तलाई बनाता है तो उसे 90,000 रुपये दिए जाएंगे। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 18 मई तक ऑनलाइन किया जाएगा। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि 3 मई को राजस्थान राज्य द्वारा जो राजस्थान वुशु संघ है उसमें 3 मई को ऑनलाइन वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और अब ये राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 15 से 18 मई तक होना था। राजस्थान वुशु संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? हीरानंद कटारिया। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। वुशु इंटरनेशनल फेडरेशन के जो महासचिव है उनका नाम क्या है? जोंग फ्यूपिंग। तो आप वर्तमान हालात में OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली पहली बड़ी फिल्म कौन सी है? तो OTT प्लेटफॉर्म, OTT की फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। इस पे आने वाली सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है? गुलाबो सिताबो। तो आप ये नाम ध्यान रखिएगा फिल्म का। फर्स्ट जो इंडिया के अंदर OTT प्लेटफॉर्म था वो रिलायंस के द्वारा लाया गया था 2008 के अंदर, और उसका नाम क्या था? बिग फ्लेक्स। तो आप ये नाम भी ध्यान रख सकते हैं। 2008 के अंदर रिलायंस के द्वारा ये OTT प्लेटफॉर्म लाया गया था जिसका नाम क्या था? बिग फ्लेक्स। हाल ही में कौन सा भारत का अपना ब्रांड ग्लोबल ब्रांड में शामिल हुआ है? तो ये कौन सा ब्रांड है? एमस्टर्ड। यह कौन सी जो सर्विसेज उपलब्ध कराता है? तो ये कंज्यूमर्स को ड्यूरेबल रेंज में एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न एट्सेट्रा ऐसी सेवाएं प्रोवाइड कराता है। 1968 में लॉर्ड एलन माइकल शूमर ने UK में इसकी स्थापना की थी, और 2018 में OVOT प्राइवेट लिमिटेड ने इसे भारत में लॉन्च किया। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एमस्टर्ड जो है हाल ही में भारत का अपना ग्लोबल ब्रांड में शामिल हुआ है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में शेयर बाज़ार में कौन सी कंपनी बाहर होगी? तो वर्तमान में कौन सी कंपनी बाहर होगी शेयर बाज़ार से? तो ये है वेदांता लिमिटेड। वेदांता ग्रुप की जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड, ये अभी शेयर बाज़ार से अपने आप को रिमूव कर लेगी, वहाँ से हट जाएगी। अब ये रिमूव जो होगी वो कहाँ से होगी? एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में आपने सुना ही है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं।
जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना कब की गई थी, कब फाउंड किया गया था? ये की गई थी इसकी स्थापना 1992 में। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओल्डेस्ट है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 के अंदर। इसकी जो इंडेक्स है उसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं? निफ्टी के नाम से। ये ध्यान रखिएगा, ये बेंचमार्क इंडेक्स है। और साथ ही जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सेंसेक्स के नाम से। तो आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि सेंसेक्स गिर गया है, सेंसेक्स में आज इतना उतार हुआ है, इसमें इतना चढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसके सेंसेक्स के जरिए हम जानते हैं। इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसको टोटल कितनी है? 50 कंपनी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी है? 30 कंपनी। ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज जो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो कितनी है? 5000 से भी ज़्यादा है, और जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से भी ज़्यादा है। अब बात आती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो हेड है वर्तमान में, जो चेयरमैन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। उनका नाम क्या है? अनिल अग्रवाल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? अनिल अग्रवाल। और ऐसे ही जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका नाम क्या है? विक्रम लेमाय। विक्रम लेमाय जो हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। सत्य कथन पहचानिए। राज्य सरकार द्वारा अब 15 दिन में के लिए 4 सदस्य प्रति परिवार के आधार पर एक साथ 15 किलोग्राम आटा या गेहूं, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलोग्राम नमक, 2 किलोग्राम दाल एवं 2 किलोग्राम चावल को निःशुल्क ड्राई राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये जो राशि उपलब्ध करवाई जा रही है ये राज्य सरकार द्वारा 15 दिन के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। और कितने सदस्यों के लिए? 4 सदस्यों के लिए। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। वर्तमान में प्रदेश में 25 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाकर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। तो हाल ही में अगेन इसका हम हर वीडियो के अंदर जिक्र कर रहे हैं। तो पहले यूपी था, फिर राजस्थान अगेन फर्स्ट नंबर पे आ गया है। तो लॉकडाउन के कारण रोजगार के अभाव में विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लौटे श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नर्सिंग कर्मियों के सेवा भाव के प्रति सम्मान हेतु राजस्थान विधानसभा भवन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर रोशनी की गई। द लेडी विथ द लैम्प के रूप में विख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। और किसके याद में मनाया जाता है? द लेडी विद द लैम्प यानी के रूप से विख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर। वर्तमान में जो थीम है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्स के द्वारा जो थीम बताई गई है 2020 की, वो क्या थी? नर्स अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसकी थीम क्या हो जाएगी? नर्स अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसकी थीम होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टाम्प ड्यूटी पर गौ कर 10% बढ़ाया गया है, जिससे बढ़कर 30% हो गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह 10% तो बढ़ाया गया है, लेकिन बढ़कर कितना हो जाएगा? ये 20% हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी स्टाम्प ड्यूटी पर जो गौ उपकर है वो 10% बढ़ाया गया है, लेकिन ये बढ़कर कितना होगा? 20% यानी 20% हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य औषध पादप मंडल के तत्वाधान में प्रदेश में गिलोय रोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अमृता। इस अभियान के तहत होगा क्या? प्रदेश में आगामी 4 माह में करीब 1.5 लाख गिलोय पौधे जयपुर जिले में लगाए जाएंगे। गिलोय एक निरापद औषधि है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना को ध्यान में रखते हुए गिलोय अत्यंत उपयोगी है। तो इस वजह से इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? अमृता। और इस अभियान का नाम क्या है? गिलोय रोपण अभियान, जिसे हम अमृता योजना, अमृता के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जो चिकित्सा मंत्री हमारे राजस्थान के, उनका नाम क्या? डॉक्टर रघु शर्मा।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष से सहकार किसान कल्याण योजना में प्रतिवर्ष कितने रुपए अनुदान देने का अहम फैसला लिया है। तो हाल ही में कितने रुपए का अनुदान देने का अहम फैसला लिया है, तो ये है 50 करोड़ रुपए का। होगा क्या इसके अंतर्गत, इसमें किसानों को शॉर्ट टर्म क्रेडिट फसलों को विकसित करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी तथा फार्मिंग, कृषि एवं डेयरी और या फिर अंतर्देशीय मत्स्य पालन हेतु जैसी गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अब इसके तहत होगा क्या, किसानों को उनकी उपज रख कर, यानी जो भी उनकी फसल आई है इस वर्ष इस समय, उसको रख कर उसकी एवज में 3% ऋण दिया जाएगा उनको, जबकि 7% ब्याज राज्य सरकार कृषक कल्याण कोष से वहन करेगी। आपको ध्यान रखना है, पहले ये कितना था, 2% वहन करना, 2% वहन करती थी, और अब कितना करेगी, 7%। उपज की बाजार मूल्य या समर्थन मूल्य पर 70% तक राशि ऋण के रूप में मिलेगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 1.50 लाख तथा बड़े किसानों को 3 लाख तक का ऋण 3% दर पर मिलेगा। इसकी जो अवधि होगी वो 90 दिवस यानी 3 महीने के लिए तथा एक विशेष परिस्थिति में सीमा 6 माह तक हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें अनुदान कितना दिया जाएगा, 50 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रति वर्ष, और किस योजना के तहत, सहकार किसान कल्याण योजना। तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पद्म भूषण लेखक अनीस सुजुमा का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित है, तो ये है बांग्लादेश से संबंधित। बांग्ला साहित्य शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान इनको प्रदान किया था। इनका नाम ध्यान रखना है। सुमेलित कीजिए, दुनिया के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स के बारे में यहाँ डिटेल्स दी गई है। आपको मैच करना है कि कौन सा किस देश से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया किससे रिलेटेड है, कोविड सेफ से। सिंगापुर का जो ऐप है वो क्या है, ट्रेस टुगेदर। भारत का आप जानते ही हैं, आरोग्य सेतु। नॉर्वे का स्मार्ट स्टॉप, और चीन का जो है वो क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट डिटेक्टर। तो ये सारे ऐप्स हैं जो कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायता कर रहे हैं, और ये स्वैच्छिक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये सारे स्वैच्छिक हैं। अगर इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। भारत के अंतर्गत जो आरोग्य सेतु है वो पब्लिक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये डाउनलोड करना कंपलसरी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं फिनिश होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछने जा रहे हैं। आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हाल ही में ASI के महानिदेशक कौन बने हैं। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन बने, इनका नाम आपको बताना है। किस राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून को 3 साल के लिए रोक लगा दी गई है, तो ये किसके द्वारा लगाई गई है उसका नाम आपको बताना है। महाराणा प्रताप की जयंती किस दिन मनाई जाती है, तो वो डेट आपको बतानी है। सुरक्षा दादा दादी एवं नाना नानी अभियान शुरू किया गया है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है कि सुरक्षा दादा दादी एवं नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपको बताना है। फीफा महिला अंडर-17 वर्ल्ड कप 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। हाल ही में 2020 में ये भारत में होना था, अब 2021 में ये कहाँ होना है ये आपको बताना है। तो ये था हमारे आज का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली मेम्बर्स के साथ में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। साथ ही मरु स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।